नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में निवास करने वाली तथा झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक मुंडा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न जो है उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सहित उनके विविध पहलुओं से जुड़े होंगे। यह सेशन झारखंड में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा बल्कि स्वयं को जांचने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए बटोई, बी करेया, सी खनरिया और डी ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों कहते हैं, यानी बटोई और करेया यह दो ऐसे वस्त्र हैं जो मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? यह कहलाता है करेया। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? वह है करेया। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुंडा जनजाति के राजनैतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका, मुंडा का प्रशासनिक व्यवस्था मुंडा मान की व्यवस्था कहलाती है, जिसमें ग्राम प्रमुख को हाथू मुंडा तथा ग्राम पंचायत प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। दूसरा कथन है, कई गांवों को मिलाकर परहा पंचायत के प्रमुख को मानकी कहते हैं एवं मुंडा एवं मानकी का जो पद है यह वंशानुगत होता है। अब यहाँ कूट में आंसर देना है। पहला कूट आपका कहा गया ऑप्शन में केवल एक सही होगा, दूसरा कहा गया है केवल दो सही है, ऑप्शन सी में कहा गया है एक और दो दोनों सही हैं और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि हम लोग देखें तो हमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था या मुंडा जनजाति के राजनीतिक दृष्टिकोण को देखना होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल ऑप्शन दो सही है। प्रश्न को विस्तार पूर्वक यदि हम लोग यहाँ पर समझें तो मुंडा की प्रशासनिक व्यवस्था जो है, मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग मुंडा मान की व्यवस्था कहते हैं, यह सही है। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो मुंडा जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को केवल मुंडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रमुख को मुंडा जनजाति में मुंडा कहा जाता है तथा ग्राम पंचायत के प्रमुख को हाथू मुंडा, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? हाथू मुंडा कहा जाता है। और बाकी सारे जो कथन है आपके वो सही हैं। अगला प्रश्न है, सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की कितनी उपशाखाओं की चर्चा की है? ऑप्शन है आपके 5, 10, 13 या 21। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाओं की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को निम्न में से किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन है आपका ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, बी है आपका द्रविड़, सी है मंगोलॉइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित माना जाता है। इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के कोलेरियन समूह, ध्यान रखिएगा, इसे कोलेरियन समूह में रखा जाता है। मुंडा जनजाति को कोलेरियन समूह में रखा जाता है। यद्यपि यहाँ एक तथ्य है कि मुंडा जनजाति स्वयं को कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं, परंतु इन्हें आप मुंडा कह सकते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि मुंडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विशिष्ट व्यक्ति। हिंदी में मुंडा का अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है, इसलिए मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को मुंडा कहलाना पसंद कर लेते हैं परंतु कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है
मुंडा जनजाति के देवता और उनके विषय या उस देवता का नाम क्या है। पहला है आपका हाथू बोंगा, दूसरा है ओड़ा बोंगा, तीसरा इकिर बोंगा और चौथा बुरु देवता। तो यहाँ पे यदि हम लोग मिलान करें तो हाथू बोंगा जो है मुंडा जनजाति में उन्हें हम लोग ग्राम देवता के रूप में जानते हैं। ओड़ा बोंगा को यदि हम लोग देखें तो इन्हें मुंडा जनजाति में कुल देवता को ओड़ा बोंगा कहा जाता है। वहीं इकिर बोंगा जल देवता है तथा बुरु देवता पहाड़ देवता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि कुछ जनजातियों में पहाड़ देवता को मरांग बुरु भी कहा जाता है। मरांग बुरु कुछ जनजातियों में पहाड़ देवता को कहा जाता है। अब यहाँ आप एक कमेंट में आंसर कर सकते हैं कि झारखंड की किस जनजाति में पहाड़ देवता को मरांग बुरु की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे जब सुमेलित करते हैं हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और यदि हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा को मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो सूर्य के प्रतीक हैं, जो सूर्य के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त गांव की जो सर्वोच्च देवी है मुंडा जनजाति में, गांव की सर्वोच्च देवी को देशावली कहा जाता है। देशावली कहा जाता है। और देशावली है कौन? तो बेसिकली ये दुर्गा जी का एक रूप है। ध्यान रखिएगा देशावली दुर्गा माता का एक रूप माना गया है। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन है आपका ए नागपुरिया, बी कुड़ुख, सी खोरठा और डी मुंडारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं और मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा को या अपनी भाषा को होड़ो जगर, ध्यान रखिएगा होड़ो जगर कहते हैं। होड़ो जगर कहते हैं अपनी भाषा मुंडारी को। इसके अतिरिक्त मुंडारी भाषा में मुंडा लोग अपने गांव को हातू कहते हैं। ध्यान रखिएगा मुंडा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। तथा इनमें जो गोत्र व्यवस्था है या जो गोत्र है, गोत्र को किल्ली कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गोत्र को किल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड के मुंडा जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मुंडा जनजाति 14 उपशाखा में बटी है, जिसमें रिजले के अनुसार 340 गोत्र हैं। दूसरा कथन है यह जनजाति महली मुंडा एवं कोम्पाट मुंडा नामक शाखाओं में विभाजित है। तीसरा कथन है एकल परिवार की अवधारणा है जो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। चौथा है आपका यह जनजाति में गोत्र को किली कहते हैं और यहाँ पर समगोत्रीय विवाह वर्जित है। और इन चारों कथनों के अनुसार कूट में हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको देखें इस कथनों को तो ध्यान रखिएगा कि मुंडा जनजाति की जो उपशाखाएं हैं वह कुल 13 उपशाखाएं होती हैं। 13 उपशाखाओं में विभाजित की गई हैं। ऊपर हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। और रिजले के अनुसार 340 गोत्र होते हैं। रिजले ने बताया था मुंडा जनजाति में कुल 340 गोत्र होते हैं। तो आपका जो पहला कथन है यह कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 ये तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। मुंडा जनजाति को हम लोग जानते हैं कि महली मुंडा और कोम्पाट मुंडा 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसमें एकल परिवार की अवधारणा है जो पितृसत्तात्मक होती है और पितृवंशीय होती है। जनजाति में गोत्र को किल्ली कहते हैं और समगोत्रीय विवाह मुंडा जनजाति में वर्जित माना जाता है। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए सरना, बी शासन, सी अखड़ा और डी जुगटोपा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सरना जो है मुंडा जनजाति का पूजा स्थल कहलाता है। वहीं शासन जो है आपका श्मशान घाट, जहां ये लोग मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार करते हैं, उसे शासन कहा जाता है। और अखड़ा जो है आपका यह नाच गान का मैदान है। नाच गान का मैदान है जहां पे युवक और युवतियां
विभिन्न प्रकार के उत्सवों में नाच गान करते हैं तथा इसे हम लोग पंचायत स्थल के रूप में भी जानते हैं। वहीं जुगटोपा जो है मुंडा जनजाति में यह एक प्रकार का संस्कार है। ध्यान रखिएगा, जुगटोपा क्या है? मुंडा जनजाति में एक प्रकार का संस्कार है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए सासनदीरी, बी बारी, सी जुगटोपा और डी शासन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मुंडा जनजाति में मृत्यु के उपरांत शवों को दफनाने तथा उन्हें जलाने दोनों की प्रथा विद्यमान है और दाह संस्कार के उपरांत जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनका जो दफन स्थल होता है वह शासन कहलाता है। और शासन में ही पूर्वजों का जो शिलाखंड होता है उसे शासन दीरी कहते हैं। हड्डियों को जब जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता है तो उसके ऊपर एक चट्टान या पत्थर रख दिया जाता है या शिलाखंड कह सकते हैं इसको, तो उस शिलाखंड को शासन दीरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुंडा जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका, मुंडा जनजाति के सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रानू का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, पशु पूजा के लिए सोहराई पर्व मनाया जाता है। तीसरा कथन है, मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार सरहुल, करमा और सोहराई है। सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। चौथा कथन है, इस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बतौली पर्व को कोटा सरहुल तथा रुआ पूना को धान बोनी पर्व भी कहते हैं। तो इन चार कथनों में से दिए गए कूट के अनुसार हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर इन कूटों में से जो आंसर होगा ये वह होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, ये चारों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है विषय और व्यवस्था अधिकारी में। तो पूजा स्थल, धार्मिक प्रमुख, पाहन के सहयोगी और ग्रामीण पुजारी, ये चार विषय दिए गए हैं और उनके व्यवस्था या अधिकारी दूसरी ओर दिए गए हैं। तो पूजा स्थल, मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। वहीं धार्मिक प्रमुख को पाहन कहा जाता है, पाहन के सहयोगी को पनभरा कहा जाता है और ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कूट है जो सुमेलित हो रहा है वह ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के शासन में जुगटोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती हैं? ऑप्शन है आपका ए संथाल, बी मुंडा, सी हो और डी बिरहोर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति में जुगटोपा संस्कार होता है जिसमें शासन में मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती हैं। और ये जुगटोपा जो संस्कार है यह वर्ष में एक बार होता है। वर्ष में एक बार इस संस्कार का आयोजन होता है और जितने भी व्यक्ति मरे होते हैं उनके हड्डियों को एक ही बार में दफन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए गितियोड़ा, बी घुंकुड़िया, सी गोटुल और डी टंडा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गितियोड़ा। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा के नाम से जानते हैं। वहीं घुंकुड़िया जो है उरांव जनजाति के युवा गृह को घुंकुड़िया कहा जाता है। गोटुल या घोटुल आपका संथाल जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका ए मुंडा, बी पाहन, सी सोंगा मुंडा और डी पनभरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया मुंडा कहलाता है। वहीं जो पंचायत प्रमुख होगा उसे हाथू मुंडा भी कहते हैं। हाथू मुंडा कहा जाता है। वहीं पुजारी को, मुंडा गांव के पुजारी को डेहरी कहा जाता है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। और पाहन का जो सहायक होता है, पाहन का
सहायक पुजार या पनभरा, पुजार या पनभरा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है होड़ो, बी होड़ोको, सी कुड़ुक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ोको कहते हैं और अपनी जाति को, मुंडा जनजाति अपनी जाति को होड़ो जगर कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं। और मुंडा जनजाति को हम लोग जानते हैं झारखंड में कोल के नाम से भी जाना जाता है, परंतु स्वयं को कोल बुलाना ये नहीं चाहते हैं, लेकिन मुंडा ये बुलाते हैं, जिसकी व्याख्या हम लोग ऊपर देख चुके हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में मुंडा जनजाति का जो मूल निवास स्थान है या मुख्य निवास स्थान जो है वह कहाँ है? तो वह है आपका रांची जिला, इनका मुख्य निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो होड़ोको होता है, होड़ोको का आशय जो होगा आपका वह होगा मनुष्य। ध्यान रखिएगा, होड़ोको का आशय मनुष्य होता है। और कुड़ुक जो है आपका, कुड़ुक उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं और कुड़ुक का आशय भी मनुष्य होता है। कुड़ुक का आशय भी क्या होता है? मनुष्य होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में झाड़ फूक का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन है आपका ए पाहन, बी हड़ुका, सी देवड़ा और डी जोजो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मुंडा जनजाति में झाड़ फूक का जो काम है वह देवड़ा करता है। ऑप्शन सी, देवड़ा जो है मूल रूप से एक तांत्रिक के तरह प्रत्येक मुंडा समाज में या गांव में निवास करता है और गांव में जो भी तांत्रिक क्रियाएं होंगी या तंत्र मंत्र के द्वारा जो भी उपाय किए जाते हैं वह देवड़ा के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता को सिंगबोंगा नाम से जाना जाता है तथा गांव की जो सबसे बड़ी देवी है, मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी को देशावली के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी देवी कौन है? तो देशावली देवी है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंचायत स्थल और नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडाओं का धर्म का आधार क्या है? ऑप्शन है आपका ए आत्मवाद, बी है आपका जीववाद, सी है प्रकृतिवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मुंडाओं के धर्म का आधार आपका जीववाद है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और इनका जो आंसर है वह कोट में करना है। तो पहला कथन है, सगाई विधवा विवाह को कहते हैं जबकि तलाक को साकमचारी कहते हैं। दूसरा कथन है, यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे बधू मूल्य लौटाना होता है और मुंडा जनजाति में बधू मूल्य को गोनोंग टका कहते हैं। तीसरा कथन है, मुंडा समाज में कर्ण छेदन संस्कार को तुकुई लुतूर कहते हैं और मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा बैलेड के रूप में गढ़ी गई है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें, इन कथनों पर विचार करें तो सगाई जो है मुंडा जनजाति में विधवा विवाह या परित्यक्ता विवाह या तलाकशुदा महिला के साथ विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई कहा जाता है और वहीं तलाक को साकमचारी कहा जाता है। स्त्री तलाक दे सकती है लेकिन स्त्री के तलाक देने पर उसे बधू मूल्य लौटाना होगा। वहीं मुंडा जनजाति में जो आपका बधू मूल्य है उसे गोनोंग टका या कुरी गोनोंग टका या कुरी गोनोंग टका कहा जाता है। मुंडा समाज में जो कर्ण छेदन संस्कार है उसे तुकुई लुतूर कहते हैं और मुंडा जनजाति की जो प्रसिद्ध लोक कथा है वह सोसो बोंगा है जो बैलेड के रूप में गढ़ी गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी यानी तीनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए दसाई, बी कर्मा, सी बापर्व और डी सोहराई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहुल को बापर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो एक होता है आपका बतौली पर्व। बतौली पर्व को क्या कहते हैं? तो छोटा
सरहुल कहा जाता है। छोटा सरहुल बतौली पर्व को कहा जाता है। और यह जो सरहुल का आयोजन होता है यह मूल रूप से मुंडाओं का बसंतोत्सव है, बसंतोत्सव से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्व को धान बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए बतौली, बी रुआपूना, सी माघे और डी सोहराई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रुआपूना। जो पर्व है इसे धान बुनी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और बतौली को हम लोग छोटा सरहुल के नाम से जानते हैं। और सोहराई जो है पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला जनजातियों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए गोनोंग, बी पोन, सी रकम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोनोंग टका या कोरी गोनोंग टका मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को कहा जाता है। वहीं संथाल जनजाति में बधु मूल्य को पोन कहा जाता है। और यहाँ आपको बताना है कि रकम किस जनजाति में बधु मूल्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडाओं के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, ये अपनी जनजाति के बाहर विवाह नहीं करते हैं। दूसरा कथन है, इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। तीसरा कथन है, विवाह में समधी भेंट की एक महत्वपूर्ण प्रथा है जिसे होपा रूपा जोहार कहते हैं। और चौथा है, इनमें बधु मूल्य देने की प्रथा नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें बधु मूल्य देने की प्रथा नहीं है। यह कथन क्या है? गलत है। क्योंकि मुंडाओं में जो बधु मूल्य है उसे पूरी गोनोंग टका या केवल गोनोंग टका के नाम से भी जानते हैं। और मुंडा समाज में जो समधी भेंट होता है या समधी मिलन होता है उसे होपा रूपा जोहार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति महली मुंडा को एवं कोम्पाट मुंडा नामक दो शाखाओं में विभक्त है? ऑप्शन है आपका संथाल, उरांव मुंडा और खरवार। तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडा जनजाति को महली मुंडा और कोम्पाट मुंडा नामक दो उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुंडा परिवार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है आपका, इनमें एकल एवं संयुक्त दोनों तरह के परिवार मिलते हैं। बी है आपका, इनमें वंश कुल की परंपरा काफी महत्वपूर्ण है जिसे खूंट कहते हैं। सी ऑप्शन है आपका कि मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। और डी है, संतानों में माता का गोत्र चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतानों में माता का गोत्र चलता है। ध्यान रखिएगा कि मुंडा जनजाति या किसी भी जनजाति में हम लोग सामान्यतः संतानों में माता का गोत्र नहीं देखते हैं। बाकी सारे यहाँ पर कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, रिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है? तो यहाँ पर हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि रिजले ने 340 गोत्रों का जिक्र किया है मुंडा जनजाति का। और मुंडा जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है, ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा और डी हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडा जनजाति। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। और कुल जनजातीय आबादी में इसका जो हिस्सा है वह 14.56% का है। यहाँ आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि झारखंड के कुल जनजातीय आबादी में से संथाल तथा उरांव जनजाति का कितना प्रतिशत है या कितना हिस्सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर सेशन को समाप्त करने से पूर्व मुंडा जनजाति से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। और मुंडा परंपरा और मान्यताओं की यदि हम लोग बात करें तो मुंडा जनजाति का जो झारखंड में आगमन है वह लगभग 600 BC के आसपास हुआ था। और बताया जाता है इनके परंपरा में कि मुंडाओं का जो मूल निवास स्थान था वह कहाँ था? एक तिब्बत। विभिन्न मूल स्थानों में से एक जो मूल स्थान था वह तिब्बत बताया गया है। और वर्तमान समय में लगभग संपूर्ण झारखंड में मुंडा जनजाति निवास
करती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड की एकमात्र जनजाति मुंडा ही है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है या झारखंड में ही निवास करती है। और मुंडाओं का जो प्रथम प्रशासकीय केंद्र था वह आपका सुतियांबे था। मुंडाओं का प्रथम प्रशासकीय केंद्र को हम लोग सुतियांबे के नाम से जानते हैं। और झारखंड में सर्वप्रथम जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वह मुंडाओं के द्वारा शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, सुतिया पाहन और रीसा मुंडा के नाम को इनके द्वारा ही झारखंड में सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। तो झारखंड की जनजातियों से संबंधित मुंडा जनजाति का जो एमसीक्यू सीरीज था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको लगातार मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।